नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के भविष्य के स्वदेशी इंजन को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है और साथ ही साथ पूरी जो जानकारी है वो भी साथ में निकल करके आई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एरो गैस टरबाइन इंजन डेवलपमेंट इन इंडिया के जो फर्स्ट एनुअल वेबिनार है वहाँ पर जीटीआरई और साथ में डीआरडीओ ने एमका के नए और स्वदेशी इंजन के जो प्रोजेक्ट है उसको सामने रखा है और उसकी काफ़ी सारी जो डिटेल्स और साथ में जो स्पेसिफिकेशंस है उनकी भी जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में दी है। तो दोस्तों, यानी कि डीआरडीओ ने स्वदेशी इंजन को बनाने को लेकर के जो उसका प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है और ये जो इंजन है इस इंजन की जो टेस्टिंग होगी वो भारत में ही होगी। तो उसके लिए भारत में टेस्टिंग फैसिलिटी को बनाना होगा। तो उसके लिए लगभग 28 एकड़ की जो ज़मीन है उसको टेस्टिंग के लिए जो है खरीदा जाएगा और उसे जो मंजूरी भी है वो मिल चुकी है। तो इसे टेस्टिंग फैसिलिटी में बदल दिया जाएगा और इस फैसिलिटी में इंजन के जो ग्राउंड टेस्ट हैं और इसके अलावा जो फ्लाइट टेस्ट हैं उनको यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा और जो दूसरे जितने भी टेस्ट हैं उनको यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो ये जो फैसिलिटी है इसको 3 से लेकर के 4 साल के अंदर तैयार कर लिया जाएगा और केवल इस फैसिलिटी के ऊपर भारत 4000 करोड़ यानी कि 550 से लेकर के 600 मिलियन US$ का जो अमाउंट है वो लगाएगा। तो आप इंजन के डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है उसका अंदाजा केवल इस फैसिलिटी के कॉस्ट से लगा सकते हैं। तो इसके अलावा भी 50 से लेकर के 60 एकड़ की और जो जमीन है उसको खरीदा जाएगा ताकि उसको भी ग्राउंड टेस्टिंग के लिए जो ग्राउंड फैसिलिटी है उसमें तब्दील किया जा सके। तो इस इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट है वो लगभग 73 किलोन्यूटन तक होगा, यानी कि जो राफेल में स्नैकमा M88 इंजन का यूज़ किया जाता है तो उनका आफ्टर बर्नर जो थ्रस्ट है वो लगभग 75 किलोन्यूटन तक है। तो इसका केवल ड्राई थ्रस्ट ही उतना होगा। तो जैसा कि M का एक 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा और आप सबको पता है कि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि उनमें इंटरनल वेपन बे होना चाहिए, स्टेल्थ डिज़ाइन होना चाहिए, इस सब के अलावा जो इंजन है वे भी नेक्स्ट जनरेशन के होने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो होती है उस फाइटर जेट का सुपर क्रूज करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डीआरडीओ पहले ही बता चुकी है कि जो एम का होगा वो सुपर क्रूज करने में सक्षम तो होगा, लेकिन अब इस वेबिनार के दौरान जो नंबर्स हैं वे भी यहाँ पर सामने निकल करके आ चुके हैं। तो एम का इस इंजन के साथ 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर 1.3 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा। तो इसके अलावा अगर आप बात करें सुपर क्रूज की, तो देखिए दोस्तों, जब एक फाइटर जेट बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करते हुए 1 मैक की स्पीड को क्रॉस करता है तो उसे सुपर क्रूज करना कहते हैं और हमारा जो राफेल फाइटर जेट है वो इसे करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये जो इंजन है ये आफ्टर बर्नर स्टेज में लगभग 110 किलोन्यूटन से लेकर के 120 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन इसके अलावा इस वेबिनार के दौरान जो सबसे बड़ी बात एक और निकल करके आई है कि भारत इस इंजन के माध्यम से आने वाले समय में जो हमारे दूसरे इंजन है उनको भी बनाएगा। तो यानी कि दोस्तों, इसके दौरान यहाँ पर डीआरडीओ और साथ में जीटीआरई का जो 6 स्पिन ऑफ प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर सामने निकल करके आया है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम भविष्य में जो ड्राई इंजन है उसको बनाएंगे, 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने लायक एक अपग्रेडेड वेरिएंट भी इसका बनाएंगे, मरीन गैस टरबाइन इंजन बनाएंगे, टर्बो शाफ्ट, टर्बो फैन और साथ में जो टर्बो प्रोप इंजन है उनको भी यहाँ पर बनाया जाएगा। तो यानी कि इसके तहत भारत आने वाले समय में और जो इंजन है उनको बनाएगा। तो इसके कारण ये जो इंजन है ये और ज़्यादा भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमारे जो फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट हैं वे भी जुड़ गए हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी डीआरडीओ ने इस इंजन के डेवलपमेंट का जो शेड्यूल है उसके बारे में भी बताया है। तो सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट का जो सैंक्शन है वो किया जाएगा। सेकंड स्टेज में जो कंपोनेंट्स और साथ में जो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है उसको देखा जाएगा। थर्ड स्टेज में जो प्रोटोटाइप है उसको तैयार करके उसकी जो टेस्टिंग वगैरह है उसको किया जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज होगा उसमें ये जो इंजन का प्रोटोटाइप होगा इसको जो फाइटर जेट का एयरफ्रेम है उसमें इंटीग्रेट करके उसके जो फ्लाइट ट्रायल्स है उनको यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो 5वां स्टेज होगा उसमें टेक्नोलॉजी और साथ में उस प्रोटोटाइप को और ज़्यादा रिफाइन किया जाएगा ताकि हम उस समय की जो टेक्नोलॉजी है उसे भी मैच कर सके। छठे स्टेज में जो प्रोटोटाइप का मास प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया जाएगा और 7वें स्टेज में जो फुल स्केल इंजन का मास प्रोडक्शन है उसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद 8वें स्टेज में वही सिंपल इसको हमारे जो फाइटर जेट है उसमें जो है इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। हमारी
जो स्क्वाड्रंस है उनमें इस फाइटर जेट इंजन को जो है इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो स्टेजेस हैं हो सकता है कि इनको डीआरडीओ 7 से लेकर के 8 सालों में कंप्लीट करे, क्योंकि डीआरडीओ ने पहले ही बताया है कि वे जो इंजन का प्रोजेक्ट है उसको 7 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे और इस बीच वे 7 ग्राउंड प्रोटोटाइप को बनाएंगे और 7 जो फ्लाई प्रोटोटाइप है उनको तैयार करेंगे। तो यानी कि इस टाइम पीरियड में टोटल जो 14 टेस्टिंग प्रोटोटाइप है उनको बनाया जाएगा और डील साइन होने के 2 से लेकर के 3 साल के अंदर वे 3 प्रोटोटाइप के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे और उन्हें इसी टाइम पीरियड के अंदर बना भी लेंगे। तो दोस्तों अगर आप बात करें इस इंजन की क्लास की, तो क्लास के हिसाब से आप इसे EJ200 की कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में ये उससे ज़्यादा बेटर और साथ में एडवांस होगा, ये बात खुद डीआरडीओ ने यहाँ पर बताई है। तो इसके अलावा डीआरडीओ पहले ही जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड है और साथ में टाइटेनियम कंप्रेसर डिस्क है उसको बना चुकी है, और इसके अलावा जो कंपोजिट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और साथ में जो रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग है उसको भी तैयार कर चुकी है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें आफ्टर बर्नर कंबशंस की, तो देखिए दोस्तों इसमें एडवांस ऑटोमाइजर, एडवांस लाइनर कूलिंग, थिन वॉल मेटल सेगमेंट लाइनर और इस सब के अलावा जो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है उसको डेवलप किया जाएगा। तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी आवश्यकता होगी। तो उसमें डीआरडीओ ने, जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूं कि 28 एकड़ की जो ज़मीन है उसकी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब भी वे 60 एकड़ की जो और ज़मीन है उसको लेंगे। 85 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो भी उनको चाहिए होगी। 65 लाख जो पानी है उसकी हर घंटे उनको आवश्यकता पड़ेगी और मेनली ये कूलिंग वाटर होने वाला है। और इस सब के अलावा हर घंटे उनको 23 लाख स्प्रे वाटर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके बाद जैसा कि पहले ही रिपोर्ट किया जा चुका है कि ये हाई थ्रस्ट लेकिन कम फ्यूल को कंज्यूम करने वाला इंजन होगा। तो कम फ्यूल कंजप्शन के लिए इसमें जो JP10 स्लरी फ्यूल है उसका यूज़ किया जाएगा, जिससे कि इसकी जो रेंज है वो 100 ऑफ किलोमीटर्स में इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके बाद इस इंजन को बनाने में जो सबसे ज़्यादा की और साथ में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और साथ में जो पार्ट्स होंगे, तो उसमें लार्ज ब्लिस्क रिपेयर, जो फ्रिक्शन वेल्डिंग है वो होगी, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और साथ में जो लेज़र ड्रिल और जो पावर मेटल डिस्क है। तो ये कुछ पार्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिकल होंगे। तो इसके अलावा डीआरडीओ ने यहाँ पर कावेरी इंजन में उनको क्या क्या बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या क्या बड़े चैलेंज उनके सामने आए, उनके बारे में भी यहाँ बताया और साथ में उनको लेकर के बात की। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज तो इस इंजन को बनाने को लेकर था 0.5 बिलियन US$ के फंड। तो दोस्तों इस सब के अलावा डीआरडीओ ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर फैन सेक्शन, हाई प्रेशर कंप्रेशर, लो प्रेशर टरबाइन और साथ में जो उस इंजन का आफ्टर बर्नर कॉन्फ़िगरेशन था वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिकल पार्ट था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डीआरडीओ ने फाइनली जो इंजन के ऊपर काम है वो शुरू कर दिया है, यहाँ पर जो पेपर वर्क है वो भी शुरू हो चुका है। तो इस सब के अलावा आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके जो ओपिनियन, राय और साथ में जो कुछ सुझाव है वो भी मुझे यहाँ पर जानने हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा। तो इस सब के अलावा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही जो वीडियोस है वे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।